गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। बच्चों, आप सभी को पता है प्रकाश के बारे में, प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश हमारा सूर्य से हमें प्राप्त होता है। बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रकाश जो सूर्य से हमें प्राप्त होता है, तो सूर्य हमारा क्या है, प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का। ठीक है। यदि प्रकाश नहीं होता बच्चों, तो हम अपने आसपास की वस्तुएं, जीव जंतुओं को नहीं देख पाते, कुछ भी नहीं देख पाते। प्रकाश है तो हम सभी चीज़ों को देख पा रहे हैं, है ना। आइए हम देखते हैं बच्चों प्रकाश के बारे में। जब हम किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो आँख खुली होने पर भी कमरे में रखी हुई वस्तुएं दिखाई नहीं देती, किंतु बल्ब के जलने पर हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। वस्तुओं को देख पाने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश वस्तुओं से टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उसे देख पाते हैं। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस प्रकार से प्रकाश की मौजूदगी में ही हम कुछ भी हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं होती हैं हम उन्हें देख पाते हैं। और जब प्रकाश नहीं होती है तो हम अंधेरे कमरे में भी यदि प्रवेश करते हैं तो हमारी आंखें खुली होने पर भी हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। बच्चों, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है ना, किसी वस्तु पर जब पड़ती है प्रकाश, तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि परिवर्तित हो जाती है ना। जब हमारी आँखों में परिवर्तित होती है वो प्रकाश, किसी वस्तु पे पड़ के हमारे आँखों में आती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इसलिए प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, हमें आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए। और आसपास जो भी चीज़ें हैं हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश होती है, इसलिए प्रकाश का होना अति आवश्यक है बच्चों। ठीक है। आइए हम प्रकाश के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। 12.1 प्रकाश के स्रोत। बच्चों, हम प्रकाश के स्रोत में प्रकाश के कृत्रिम स्रोत के बारे में भी जानेंगे और प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत के भी बारे में पढ़ेंगे। और प्रकाश के कौन कौन से स्रोत हैं बच्चों, है ना। तो आइए देखते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जो भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं बच्चों, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकृति से मिलने वाले प्रकाश स्रोतों को प्राकृतिक स्रोत तथा मानव द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोतों को मानव निर्मित स्रोत यानी कि कृत्रिम स्रोत कहते हैं। तो बच्चों, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनको मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, उन्हें हम प्रकृति से मिलने वाले प्रकाश को क्या कहेंगे, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ठीक है। और जिस प्रकाश को मानव द्वारा बनाया जाता है बच्चों, उस प्रकाश स्रोतों को मानव निर्मित स्रोत या फिर कृत्रिम स्रोत कहते हैं। आइए अब हम यह पता करें कि प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। सारणी 12.1 को अपनी कॉपी में लिखकर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं सारणी 12.1 प्रकाश के स्रोत। यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों प्राकृतिक स्रोत। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत सूर्य हमारा आता है। और प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत हमारा कुछ मात्रा में हमारा जो चंद्रमा है वो भी प्रकाश देता है ना। और हम जुगनू भी देख सकते हैं। एक जुगनू तो प्रकाश नहीं दे सकता, पर बहुत सारे जुगनू को एक जगह इकट्ठा कर लें तो वो कुछ न कुछ मात्रा में प्रकाश जरूर देता है। तो हम जुगनू भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर हम कृत्रिम स्रोत देखेंगे तो कृत्रिम स्रोत हम जानते हैं टॉर्च होता है, जिसको मानव द्वारा बनाया गया है, ये भी हमें प्रकाश देते हैं। जो बल्ब होता है बच्चों, घरों में सब जो बल्ब का यूज करते हैं, लाइट्स का यूज करते हैं, तो ये भी मानव द्वारा बनाया गया है बच्चों। हम लैंप देखते हैं जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होती है, तो लैंप भी जो बना हुआ है वो भी कृत्रिम स्रोत है, मानव द्वारा बनाया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देख लिए कि प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, हमारे प्रकृति के स्रोत कौन कौन से हैं और कृत्रिम स्रोत कौन कौन से हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं 12.2 क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है।
तो बच्चों हम ये पता करेंगे कि क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या फिर सीधी रेखा में नहीं चलता है। तो ये हम क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप एक, आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में हम मोमबत्ती लेंगे, माचिस लेंगे, स्ट्रॉ लेंगे। स्ट्रॉ मतलब आप समझते हैं, जो फ्रूटी वगैरह पीते हैं तो एक पाइप मिलती है ना, स्ट्रॉ कहते हैं उसे। या कागज को मोड़कर बनाई गई सीधी नली, ठीक है। यदि स्ट्रॉ नहीं है बच्चों तो उसके जगह पे आप लोग कागज को मोड़कर एक सीधी नली बना सकते हैं, ठीक है। एक मोमबत्ती जलाइए। यहाँ पर डायग्राम भी देखते चलेंगे बच्चों। एक मोमबत्ती जला हुआ है, ठीक है। स्ट्रॉ या सीधी नली के एक सिरे को मोमबत्ती की लौ के सामने रखिए। चित्र 12.1 नली को दूसरे सिरे से लौ को देखिए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमें देखना है, ठीक है। पाइप जो स्ट्रॉ है इसके द्वारा तो यहाँ एक सिरा मोमबत्ती के लौ के साइड है और एक सिरा आँखों के साइड है ना। तो इस प्रकार से हमें देखना है बच्चों कि ये जो लौ है, प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो देखिए अब नली को बीच में थोड़ा मोड़िए, है ना। तो जब हम इस प्रकार से देखते हैं बच्चों तो सीधी नली में हमें प्रकाश दिखाई देता है। आप ये प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही ईजी है, आपको समझ में भी आ जाएगा। और इधर देखिए अब नली को बीच में थोड़ा मोड़िए। अब इस प्रकार बीच में थोड़ा सा नली को मोड़ देना है, ठीक है, बेंड कर देना है। और देखिए चित्र 12.2 चलती हुई मोमबत्ती को देखने का प्रयास कीजिए। क्या इस बार भी आपको मोमबत्ती की लौ दिखाई दी? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों अब मोमबत्ती की लौ हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो स्ट्रॉ है बच्चों उसको बेंड कर दिया गया है, थोड़ा सा उसे मोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से प्रकाश हमें नहीं दिखाई देती है, हमें अंधेला दिखाई देगा, है ना। क्योंकि प्रकाश इससे इस प्रैक्टिकल से हमें पता चलता है बच्चों कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है बच्चों, इसलिए हमें नहीं दिखाई देती है। जब हम स्ट्रॉ को मोड़ देते हैं तो हमें मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती है। आइए अब हम क्रियाकलाप 2 के द्वारा समझते हैं। आवश्यक सामग्री लेते हैं हम मोमबत्ती, लंबी सुई लेंगे, माचिस की 3 खाली डिबिया लेंगे, लकड़ी के 4 गुटके लेंगे, ठीक है। पहले तीनों माचिस के अंदर के खोखे निकाल कर उसमें समान ऊंचाई पर सुई की मदद से बारीक छेद कीजिए। तो बच्चों हमें क्या लेना है, माचिस के जो अंदर के खोखे को हमें निकाल देना है ना। उसको बाहर निकालने के बाद उसमें समान ऊंचाई पर सुई की मदद से बारीक छेद बनाना है, ठीक है। और जब हम उसमें छेद कर लेंगे तो चित्र 12.3 माचिस के इन खोखों को चित्र 12.4 के अनुसार लकड़ी के 4 गुटकों की मदद से जमाइए, परंतु ध्यान रखिए कि तीनों खोखे बराबर ऊंचाई पर ना हो, उन्हें थोड़ा सा ऊपर नीचे रखिए। अब एक तरफ जलती हुई माचिस रखकर दूसरी तरफ से देखने की कोशिश कीजिए, क्या मोमबत्ती की लौ दिखाई दे रही है? तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से माचिस की जो खोखे होती हैं उनके अंदर वाली जो ट्रे जैसा आकार का जो अंदर की खोखे दिखते हैं उन्हें हमें निकालना है ना। और इस प्रकार से छेद करना है और छेद करने के बाद हमें जो गुटकों से फंसा कर रखना है ना। 2 गुटकों के बीच में है ये माचिस के खोखे, यहाँ पर भी बीच में है, यहाँ भी, यानी कि 4 गुटके लेना है बच्चों और उनके बीच में हमें 3 माचिस के खोखों को इस प्रकार से छेद करके सुई से रखना है, ठीक है। और हमें किस प्रकार से रखना है, जो माचिस की खोखे हैं बच्चों उसको ऊपर नीचे करके रखना है ना। अब देखिए अब तीनों खोखों को बिल्कुल बराबर ऊंचाई तक बाहर निकालिए। तीनों छेद सिद्ध में है, यह पक्का करने के लिए तीनों छेदों में से एक लंबी सुई डालकर देख लीजिए, है ना। जब हमें इसे अब क्या करना है, हमें 2 प्रकार से प्रैक्टिकल करके देखना है बच्चों। एक बार हमें ऊपर नीचे करके देखना है और एक बार हमें समान ऊंचाई पे रखकर देखना है। यदि हमें ये पता न चल पाए बच्चों कि क्या समान है या नहीं, तो हमें सुई को इसमें डालकर देखना है कि सुई तीनों बराबर है या नहीं, इसलिए हमें सुई को डालकर देखना है।
अब फिर से देखिए कि क्या एक तरफ से देखने पर दूसरी तरफ रखी मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है। तो बच्चों जब हम ऊपर नीचे रखते हैं इसे तो क्या होता है, यहाँ पर जो छेद है, जब हम सुई से छेद किए हुए हैं माचिस के खोखे में और इसमें भी सेम जगह पे किए हुए हैं, पर ये जब ऊंचाई पे होती है तो ये जो छेद है वो यहाँ पर की छेद को नहीं देख पाती है ना। यानी कि हम जानते हैं बच्चों कि प्रकाश तो सीधी रेखा में दिखाई देती है। जब हम माचिस के खोखे की छेद थोड़ी ऊपर हो जाती है और यहाँ से हम देखने का कोशिश करेंगे तो हमें ये माचिस दिखाई देगी सिर्फ, है ना। जो माचिस की खोखे हैं ये सिर्फ दिखाई देगी, हमें प्रकाश नहीं दिखाई देगी। और जब हम समान स्थिति में यानी कि इन्हें जो छेद है इसको समान रखेंगे, एक समान रखेंगे, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और इस छेद से ये छेद और ये छेद सेम होना चाहिए। जैसे हम इस छेद से इस छेद के द्वारा दूसरी छेद और दूसरी छेद वाले माचिस से हमें ये जो मोमबत्ती की लौ है इसकी लौ हमें दिखाई दे। इस प्रकार से हमें माचिस की खोखे को जमा लेना है। और जब हम देखते हैं बच्चों तो हमें ये माचिस की ये जो मोमबत्ती की लौ है वो आसानी से दिखाई देती है। इसी से हमें पता चलता है कि जो प्रकाश है वो सिर्फ सीधी रेखा में चलती है बच्चों। अब देखिए उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों से आपने क्या निष्कर्ष निकाला। क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? तो बच्चों बिल्कुल प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है। जब हम ये प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये प्रैक्टिकल बहुत ही ईजी है बच्चों, आप घर में भी इसे करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। फिलहाल अभी भी आपको समझ में आना चाहिए डायग्राम के थ्रू भी। अब देखिए अब आप प्रकाश की चाल के विषय में जानने के लिए कुछ उत्सुक होंगे, है ना। अब हम उत्सुक हैं बच्चों क्योंकि प्रकाश की चाल के बारे में हमें जानना है कि किस चाल से प्रकाश किस तीव्रता से चलती है। तो आइए देखते हैं प्रकाश कितनी तीव्र चाल से चलता है। वायु में प्रकाश की चाल बहुत अधिक है, यह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की तीव्र गति के कारण ही हम किसी बल्ब जलाने और उसके प्रकाश को दीवार तक पहुंचने के बीच लगे समय को नोट नहीं कर पाते। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश लगभग 8 मिनट का समय लेता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वायु में जब प्रकाश की चाल होती है ना, वायु में प्रकाश की चाल बहुत ही अधिक होती है। कितना होती है बच्चों? यह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड पे ये प्रकाश चलती है ना। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। प्रकाश की तीव्र गति के कारण ही हम बल्ब को जलाने और उसके प्रकाश को दीवार तक पहुंचने के बीच, है ना। यदि हम बच्चों देखते हैं कि हम जब प्रकाश को जलाते हैं यानी कि स्विच ऑन करते ही बल्ब कैसे जल जाता है, आप लोग देखे ही हैं। इतना फास्ट जलता है कि हम उसे नोट नहीं कर पाते। यानी कि हम यदि नोटिस करें कि ये कितने मिनट में जले, कितने सेकेंड में जले, तो हम वो भी नोट नहीं कर पाते। इतना फास्ट ये जलता है बच्चों। और यहाँ पर देखते हैं जो प्रकाश को दीवार तक पहुँचने के बीच जो समय लगता है तो इसे भी हम नोट नहीं कर पाते हैं। और जब सूर्य से पृथ्वी तक, हम पृथ्वी पर रहते हैं बच्चों, आप सभी को पता है, और सूर्य हमारा प्रकाश का स्रोत है। तो जो सूर्य से प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुँचती है तो पहुँचने में जो लगा समय होता है बच्चों वो कितना लगता है? 8 मिनट लगता है। यानी कि 8 मिनट का समय लगता है सूर्य का जो प्रकाश है हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में, है ना। 12.3 छाया का बनना। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे छाया का बनना, है ना। आप सभी छाया का बनना मतलब समझ रहे होंगे। जब हम चलते हैं बच्चों तो क्या होता है, हमारी परछाई दिखाई देती है और कोई भी चीज़ों का, जैसे लाइट्स में रखी वस्तु होती हैं उनका भी छाया बनता है। तो छाया का बनने के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 में हम आवश्यक सामग्री में टॉर्च लेंगे और चाबी लेंगे। आप चाबी सभी जानते हैं, चाबी किसे कहते हैं, है ना। ताला चाबी आप सुने ही होंगे। टॉर्च लेंगे, ठीक है। टॉर्च जलाकर दीवार पर प्रकाश डालिए। हमें टॉर्च जलाना है और टॉर्च जलाने के बाद जो टॉर्च का प्रकाश है उस पर हमें उस प्रकाश को किस पर डालना है? दीवार पर, ठीक है।
अब टॉर्च और दीवार के बीच एक चाबी रखिए, है ना। हमें टॉर्च और दीवार के बीच में, मान लो ये हमारा, जो मैं उदाहरण के लिए लेती हूँ बच्चों, ये पेन है जो हमारा क्या है, टॉर्च है, ठीक है। और टॉर्च और चाबी के बीच दीवार है, ये हमारा दीवार है, जो बुक है मान लो हमारा ये दीवार है, ये टॉर्च है, और इसके बीच में हमें क्या रखना है, एक चाबी रखना है, इस प्रकार से, ठीक है। जब हम इस प्रकार से चाबी रखते हैं तो आप सभी को थोड़ा सा परछाई दिखाई दे रहा होगा बच्चों, छाया दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से जब हम रखते हैं इसके बीच में, तो देखिए जो पेंसिल का आपको परछाई थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, दीवार पर चाबी की छाया बन रही है, अर्थात यदि प्रकाश की किरणों के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दे, है ना। अपारदर्शी यानी कि जिनमें प्रकाश पार ना हो पाए, ठीक है। तो अपारदर्शी उन्हें कहा जाता है बच्चों। जैसे कि ये हमारा पेंसिल हम जब लिए थे चाबी की जगह पे, तो इस पे प्रकाश क्या होता है, पार नहीं हो सकता है, यानी कि ये पेंसिल अपारदर्शी है, ठीक है। तो देखिए, अपारदर्शी वस्तु रख दें तो प्रकाश की किरणें रुक जाती हैं तथा दूसरी ओर नहीं पहुंच पाती, जिससे दूसरी ओर रखे पर्दे यानी कि दीवार पर एक अप्रकाशित क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। तो बच्चों, इसी जो वस्तु हम रखे थे, जैसे चाबी, या फिर हम उदाहरण के तौर पे और कोई भी वस्तु आप लोग ले सकते हैं, जो अपारदर्शी वस्तु होता है, जब प्रकाश के सीधी मार्ग में हम उसके मार्ग में रख देते हैं कोई भी वस्तु, तो उसकी दूसरी साइड जो पर्दा होता है बच्चों, वहाँ पर हम देखते हैं तो उस वस्तु का छाया बना हुआ हमें दिखाई देता है। क्योंकि वस्तु से प्रकाश पार नहीं हो पाता है, तो एक अपारदर्शी अप्रकाशित क्षेत्र वहाँ पर बन जाता है। अप्रकाशित यानी कि वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं होता, अप्रकाशित क्षेत्र बन जाता है, जिससे हमें वो उसका परछाई यानी कि परछाई दिखाई देता है। जो अपारदर्शी वाला वस्तु होता है उसकी परछाई हमें दिखाई देता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा छाया का बनना। और भी हम इनके उदाहरण देखते हैं बच्चों, क्रियाकलाप करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप 4। बच्चों, क्रियाकलाप 4 में हम आवश्यक सामग्री में मोमबत्ती लेंगे, ठीक है। एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती या दिया जलाइए। तो हमें कौन से कमरे में रहना है बच्चों, अंधेरे कमरे में, है ना। इस प्रैक्टिकल के लिए हमें एक अंधेरे कमरे में रहना है बच्चों, और अंधेरे कमरे में हमें सिर्फ क्या लेना है, या फिर दिया लीजिए या फिर मोमबत्ती लीजिए, ठीक है। चित्र 12.5 के अनुसार हाथों को जमाइए और आकृतियां बनाइए। छाया किसी सफ़ेद दीवार या पर्दे पर बने तो बेहतर दिखाई यानी कि बेहतर दिखती है ना। किसी दीवार या फिर किसी पर्दे पर, है ना, जो साफ हो बच्चों, वाइट कलर के हों तो सबसे अच्छा है, सफ़ेद दीवार हो तो, है ना। और अब आप अपने मित्र से छाया से बनी विचित्र विभिन्न आकृतियों को पहचानने को कहिए। विभिन्न यानी कि अलग अलग आकृतियों को पहचानने के लिए कहिए अपने जो मित्र हैं बच्चों उनसे। और छाया के खेल को और रोचक बनाने के लिए आप अपने मुंह से इन जानवरों की आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से देखिए, हम जब अंधेरे कमरे में होते हैं या तो सिर्फ मोमबत्ती जलाइए या फिर दिया जलाइए, ठीक है। और जब हम अपने हाथों से, इन हथेलियों से विभिन्न प्रकार की जब आकृतियाँ बनाते हैं और दीवार पे देखते हैं, तो देखिए जानवरों की जो फेस होते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए पक्षी की जो छाया बनी हुई है, पक्षी जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए हॉर्स, बकरी, इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं बच्चों हमें, है ना। तो आप सभी इन सभी का इस प्रकार से बनाकर देख सकते हैं। इस प्रकार से आकृति अपने हथेलियों से रख कर देखिए दीवार पर कैसा डायग्राम यानी कि हमें जो परछाई है वो दिखाई देगा, आप लोग देखेंगे। और इन जानवरों का आप लोग आवाज़ें भी निकालिए, तो और भी ये जो हम देख रहे हैं क्रियाकलाप बच्चों और भी रोचक हो जाएगा, ठीक है। क्रियाकलाप 5 के द्वारा हम देखेंगे बच्चों और भी आवश्यक सामग्री में कि हम सीधी छड़ लेंगे और मापक फीता लेंगे, ठीक है। हम प्रकाश की परछाई यानी कि प्रकाश की छाया के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं, हम एक सीधी छड़ लेते हैं और मापक फीता। मापक फीता आप किसको बोलते हैं,
जानते हैं मापक फीता बोला जाता है या फिर टेप भी कहा जाता है ना, इंची टेप या फिर मापक फीता। तो देखिए यहाँ पर अपने स्कूल या घर के पास खुली जगह में जहाँ सूरज की रोशनी दिन भर पड़ती हो, यानी कि दिन भर वहाँ रहती हो बच्चों सूरज की रोशनी, और जहाँ पर खाली जगह होता है वहाँ पर हमेशा सूर्य का प्रकाश पड़ता ही रहता है और दिन भर सूर्य का प्रकाश होता है। और जहाँ पर खुली मैदान हो वहाँ पर बहुत टाइम तक रहता है बच्चों। और जहाँ घर वर होता है, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, दिन भर प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, घरों से या फिर पेड़ों से प्रकाश नहीं पड़ती है पूरे टाइम पे उस जगह पे, है ना। तो हमें ऐसा जगह लेना है जहाँ खुली जगह हो, ठीक है, बड़ा मैदान हो, या फिर अपने स्कूल के पास आसपास में बड़ा ग्राउंड होता है बच्चों, है ना। तो ग्राउंड में आप लोग क्या करेंगे, एक छड़ को रखेंगे, ठीक है। एक छड़ को देखिए, एक छड़ को सुबह 8 बजे सीधा गाड़िए, है ना। गड्ढा खोदकर बच्चों हमें उस छड़ को गाड़ देना है, और ज़मीन पर जहाँ छड़ की छाया खत्म होती है वहाँ एक निशान लगाएं। तो हमें इस प्रकार से जब हम देखिए इस प्रकार से हम जब रख देते हैं छड़ को, ठीक है, इस प्रकार से रखने के बाद जहाँ पर छाया बनती है, जिधर साइड में छाया बनती है, यदि इधर साइड में छाया बन रही है तो जहाँ पर छाया खत्म हो रही है वहाँ पर हमें इस प्रकार से निशान बना लेना है, ठीक है। और जब हम निशान लगाते हैं बच्चों तो देखिए मापक फीते की सहायता से छड़ के आधार से इस निशान की दूरी मापिए। हम मापक फीता से छड़ की दूरी को मापेंगे, ठीक है, यानी कि जो हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों जो छाया उसी के निशान को हमें क्या करना है, मापना है। इस प्रयोग को दोपहर 12 बजे, 2 बजे और शाम 5 बजे भी निशान लगाकर कीजिए और छाया की दूरी मापिए। अपने अवलोकन कॉपी में नोट कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छाया की लंबाई सबसे अधिक किस समय थी? तो बच्चों ये प्रैक्टिकल करने के बाद आप लोग बताएंगे कि छाया की लंबाई किस समय अधिक थी, सबसे अधिक थी, है ना, और छाया किस समय सबसे छोटी थी। छाया की लंबाई और स्थिति किस पर निर्भर करती है? तो बच्चों जब बहुत तेज़ धूप होती है, आप सभी जानते हैं, आप ये प्रैक्टिकल घर में करके देखिए और बताइए, है ना। ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, ठीक है। ये आप लोग ये प्रैक्टिकल करके देखिए। एक छड़ हो गया, अगर यदि आपके पास छड़ नहीं है बच्चों तो एक लंबा कोई भी आप छड़ी ले लीजिए, है ना, किसी भी चीज़ की छड़ी ले लीजिए और उसे खुले ग्राउंड में आप उसे गाड़िए और देखिए, है ना, 2-3 टाइम पे उस वहाँ पर निशान लगा कर देखिए कि सबसे अधिक जो छाया की लंबाई होती है वो किस समय पे होती है, दोपहर में होती है या फिर शाम को होती है या फिर सुबह होती है ना। तो उस छाया की लंबाई को आप लोग मापिए और बताइए कि किस समय पर सबसे अधिक छाया बनती है और सबसे अधिक लंबी छाया बनती है ना, और किस समय छाया जो है सबसे छोटी छाया बनती है, इसे आपको बताना है बच्चों। ये आपका होमवर्क इस चैप्टर में सिर्फ यही है कि आपको ये होमवर्क को करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल को करना है और इस होमवर्क को बताना है, ठीक है, कि छाया की लंबाई सबसे अधिक किस समय थी, छाया किस समय सबसे छोटी थी, छाया की लंबाई और स्थिति किस पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। थर्ड में अब हम पढ़ते हैं बच्चों 12.4 प्रच्छाया और उपछाया। प्रच्छाया के बारे में पढ़ेंगे और उपछाया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, चित्र 12.6 में एस प्रकाश का एक बड़ा स्रोत है तथा वस्तु ए बी को स्रोत एस और पर्दे पी के बीच में रखा गया है। पर्दे के CD भाग में प्रकाश की कोई भी किरण नहीं पहुंच पाती, इसलिए इस भाग में पूरा अंधेरा होता है। इसे वस्तु की पूर्ण छाया या प्रच्छाया कहते हैं। परंतु CE और DF भाग में प्रकाश की कुछ किरणें पहुंच जाती है, इसलिए इन भागों में धुंधली सी छाया बनती है। इन भागों को उपछाया कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग समझिए
प्रच्छाया और उपछाया किसे कहा जाता है ना। तो जहाँ पर प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाता है बच्चों, तो वहाँ पर जो परछाई बनता है, जो छाया बनता है, उन्हें पूर्ण छाया या फिर परछाया कहा जाता है। ठीक है। और उपछाया जहाँ पर प्रकाश की किरण थोड़ी बहुत पहुँचती है ना, पहुँच जाती है, उन्हें हम उपछाया कहते हैं। तो ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे बच्चों कि किस प्रकार से उपछाया और प्रच्छाया पहुँचती है। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, है ना, यहाँ पर हम प्रकाश का स्रोत लिखते हैं। ये बड़ा सा प्रकाश का एस क्या है, स्रोत है। और यहाँ पर ए और बी वस्तु रखी हुई है, और हमारा ई, और यहाँ पर देखिए पर्दा है, ये हमारा क्या है, पी पर्दा है। ठीक है, ये पी पूरा हमारा पर्दा है। तो यहाँ पर देखिए जो ई और सी है और सी और जो डी है, इसके बारे में हम देखते हैं। जब प्रकाश क्या होता है ना, प्रकाश सी और डी पे पड़ती है ना, तो यहाँ पर वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु रखने की वजह से क्या होता है, प्रकाश इधर इस जो पर्दा है इस पर नहीं पड़ पाती है, यानी कि जो प्रकाश है वो नहीं पहुँच पाती है। इस यहाँ जो पर्दा रखी हुई है, पर्दा पे प्रकाश नहीं पहुँच पाती है वस्तु, क्योंकि अपारदर्शी होती है बच्चों। तो अपारदर्शी के कारण प्रकाश पार नहीं हो पाती है, प्रकाश इस वस्तु तक ही रुक जाती है और प्रकाश इस पर्दे पर नहीं पहुंच पाती है। तो देखिए इधर जो नहीं पहुंच पाती है, तो सी और डी पर पूर्ण छाया या फिर प्रच्छाया दिखाई देती है। जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रच्छाया या फिर पूर्ण छाया। और देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ई और सी में, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी बहुत प्रकाश पहुँचती है। और यहाँ पर देखिए डी में, है ना, डी में भी प्रकाश थोड़ी बहुत पहुँच रही है। तो जहाँ पर प्रकाश थोड़ी बहुत किरण, प्रकाश की जो किरण है वो पहुँचती है ना, सूर्य की जो किरण है या फिर लाइट्स की किरण यदि प्रकाश पहुँचती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उन्हें क्या कहते हैं, उपछाया कहते हैं। तो यहाँ पर हम ई और सी और डी को देखते हैं, तो यहाँ पर उपछाया पहुँच रही है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर हमें रोशनी दिखाई दे रही है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम छाया तथा उपछाया का बनना हम पढ़ें कि किस प्रकार से छाया बनता है, उपछाया बनता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को होमवर्क बता दिया गया है, प्रैक्टिकल करके देखिए आप लोग। खुले मैदान में जहाँ पर प्रकाश दिन भर पड़ती है, वहाँ यदि छड़ नहीं है आप लोग के पास, तो एक लंबी छड़ी ले लीजिए, डंडा ले लीजिए, और उस डंडे को गाड़िए और देखिए कि सुबह यदि आप 10 बजे का टाइम ले लीजिए, इसी प्रकार से 12 बजे, 5 बजे का टाइम लीजिए, शाम का, दोपहर का टाइम लीजिए, 3-4 टाइम पे आप लोग देखिए कि उस टाइमिंग पे कितने टाइम पे आपका जो परछाई है ना, लंबाई कब बनती है, बहुत अधिक लंबा जो परछाई होती है वो कब होती है, सबसे छोटी लंबाई कब होती है। ये प्रैक्टिकल आप लोग करके बताएंगे बच्चों। नेक्स्ट हम ग्रहण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।